हेलो फ्रेंड्स, इतिहास की व्याख्यानमाला में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते जा रहे हैं दूसरे अफीम युद्ध के बारे में। जो दूसरा अफीम युद्ध हुआ वो कब हुआ, किन मुद्दों के कारण हुआ, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके परिणाम क्या हुए। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच हुआ और जो युद्ध के पक्ष थे लगभग वही थे जो पहले में थे, थोड़ा सा अंतर था। पहला अफीम युद्ध आपने देखा था कि ब्रिटेन और चीन के साथ हुआ था। इस बार इस युद्ध में ब्रिटेन के सहयोगी देश फ्रांस भी था और पीछे से अप्रत्यक्ष सहायता से अमेरिका और रूस से भी मिल रही थी। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन दोनों देशों का था। तो दूसरा अफीम युद्ध किस लिए हुआ और क्या परिस्थितियां थी, जरा हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि को देखें। पहले अफीम युद्ध में जब चीन पराजित हो गया तो चीन को नानकिंग की संधि करनी पड़ी थी। ओके, और फिर उसके बाद 8 अक्टूबर 1843 में उसने बोगे की संधि की और इन संधियों के द्वारा चीन को ब्रिटेन को मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का अधिकार देना पड़ा था। देशोत्तर अधिकार और सबसे चहेते देश का अधिकार, ये दो बड़े क्लास थे जो ब्रिटेन को चीन के द्वारा दिए गए। क्या क्या, ध्यान दीजिए। नानकिंग की संधि के द्वारा दो चीजें दी गई। एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा किसको दिया गया, ब्रिटेन को, और राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी, ये दो अधिकार देने पड़े थे। नानकिंग की संधि के द्वारा और बोगे की संधि, दो संधियां हुई थी। ये संधि हुई थी 8 अक्टूबर 1843 और नानकिंग की संधि हुई थी 29 अगस्त 1842 में। ओके, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब था कि अगर चीन किसी भी देश को कोई सुविधा देता है तो उसे ब्रिटेन को भी वो सुविधा देनी होगी। और दूसरा, राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का मतलब ये था कि किसी भी ब्रिटिश नागरिक को किसी भी अपराध के लिए चीन के न्यायालय में दंडित नहीं किया जा सकता था। ये दो अधिकार थे जो ब्रिटेन को दिए गए। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। अब ये देखिए कि ब्रिटेन को तो अधिकार मिल गया, तो जो यूरोप की जो दूसरी ताकतें थी, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, रूस, ये इनके साथ साथ अमेरिका, ये देश भी चीन के साथ उस समय व्यापार कर रहे थे। तो इन्होंने भी सोचा कि हमें भी ये अधिकार मिले, ब्रिटेन को जो अधिकार दिए गए हैं ये अधिकार हमको भी मिले। इन लोगों ने चीन की सरकार पर दबाव बनाया और 1844 में चीन की सरकार ने इन्हें भी ये अधिकार दे दिए। 1844 में नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, रूस और अमेरिका को भी ये राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी और मोस्ट फेवर्ड नेशन का अधिकार इनको भी दे दिया गया। ओके, अब ब्रिटेन इकलौता देश नहीं रह गया। इस दौरान अब कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई
जिसकी वजह से चीन और ब्रिटेन के बीच तथा चीन और फ्रांस के बीच दूरी बढ़ गई, गतिरोध उत्पन्न हो गया। क्या गतिरोध कैसे हुआ? देखिए, राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी के द्वारा चीन की न्यायालय में किसी ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। यह क्लास था। इसी दौरान एक घटना हुई, कैंटन, ये आप देखिए कैंटन बंदरगाह है। कैंटन बंदरगाह, यहाँ पर एक जहाज़ था, उस जहाज़ का नाम था लोरचा एरो। ये जहाज़ था। इस जहाज़ का मालिक इसका चाइनीज़ था, मालिक चीनी था, लेकिन इस जहाज़ का जो कैप्टन था, कैप्टन एक अंग्रेज था। ओके, इस बंदरगाह पर यह जहाज लंगर डाले खड़ा था। चीन की जो पुलिस थी, उस पुलिस ने लोरचा एरो के ऊपर अपनी घेराबंदी की और लोरचा एरो के 12 जो नाविक थे, इन नाविकों को गिरफ्तार कर लिया जो कि अंग्रेज थे। इन 12 अंग्रेज नाविकों को गिरफ्तार कर लिया गया। किस आरोप में? उनके ऊपर आरोप था कि समुद्री लूट में इनका हाथ था। इन नागरिकों के ऊपर समुद्री लूट में शामिल होने का अपराध था। जब 12 ब्रिटिश नाविकों को चीन की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो ब्रिटेन ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन जताया। ब्रिटेन ने अपना प्रतिरोध व्यक्त किया। ब्रिटेन ने हवाला दिया कि राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का अधिकार है और चीन की पुलिस या चीन का न्यायालय इन नाविकों को दंडित नहीं कर सकता। अंग्रेजों ने मांग की कि इन नाविकों को वापस दिया जाए, लेकिन चीन की सरकार ने इन नाविकों को वापस नहीं किया। जब चीन की सरकार ने वापस नहीं किया, अच्छा, ये घटना कब थी? 1856 की। 1856 में यह घटना हुई। इस घटना की वजह से चीन और ब्रिटेन के बीच संघर्ष की नौबत आ गई। चीन झुकने के लिए तैयार नहीं था, ब्रिटेन उसके ऊपर दबाव बना रहा था। अंत में जब चीन झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो ब्रिटेन ने चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया। 1856 में ब्रिटेन ने इस घटना को लेकर के चीन पर आक्रमण कर दिया और 1857 तक उसने कैंटन पर अधिकार कर लिया। ओके, ब्रिटेन ने 1857 में कैंटन पर अधिकार कर लिया। अच्छा, इसी बीच एक और घटना हुई। याद करिए, फ्रांस भी वो देश था जिसको राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का अधिकार प्राप्त था। इसी बीच एक और घटना हुई चीन की सरकार के द्वारा। वो क्या था? फ्रांस का एक रोमन कैथोलिक पादरी था। फ्रांस का रोमन कैथोलिक पादरी जिसका नाम था अगास्ते चिपड़ीलेन। अगास्ते चिपड़ीलेन, इसके ऊपर चीन की सरकार द्वारा ये आरोप था कि ये लोगों को भड़काता है, धार्मिक भावनाएं, धार्मिक उन्माद पैदा करता है और जिसकी वजह से विद्रोह होने की आशंका है। मतलब इसकी गतिविधियां इस पादरी की संदिग्ध थी, धार्मिक उन्माद फैलाने वाली थी। इस आधार पर क्यांगसी की जो पुलिस थी उसने इस पादरी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार ही नहीं बल्कि इसको मृत्युदंड दे दिया गया। अगास्ते चिपड़ीलेन को इस अपराध में मृत्युदंड दे दिया गया। ये घटना भी फ्रांस और चीन के बीच ये विवाद का कारण बन गई।
फ्रांस ने अपने पादरी अगास्टे चिपड़िलेन की गिरफ्तारी पर अपना विरोध व्यक्त किया था। फ्रांस के राजदूत ने चीन की सरकार पर दबाव बनाया, लेकिन चीन की सरकार यहाँ भी नहीं झुकी। अब ऐसी स्थिति में फ्रांस भी चीन के खिलाफ हो गया। उस समय फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन थर्ड। ये फ्रांसीसी शासक था। ओके, फ्रांसीसी शासक नेपोलियन थर्ड ने क्रीमिया युद्ध को याद करिए। क्रीमिया युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों साथ थे। तो नेपोलियन थर्ड ने क्रीमिया युद्ध के उस गठबंधन को फिर से नया बनाने के लिए फ्रांस ब्रिटेन के साथ हो गया। एक तो उसके पादरी की हत्या हो गई थी, उस अपराध का उसे बदला लेना था। दूसरा, ब्रिटेन 12 नाविकों की गिरफ्तारी की घटना की वजह से ऑलरेडी उसने चीन पर आक्रमण कर दिया था, कैंटन को जीत चुका था। ओके, फ्रांस ने ब्रिटेन का साथ दे दिया। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। ओके, अंग्रेजी सेना ने कैंटन को जीत लिया था, तब तक फ्रांसीसी सेना भी उसके साथ आ गई। दोनों देशों की संयुक्त सेना चीन के खिलाफ युद्ध के मोर्चे पर आ चुकी थी। उसी दौरान क्या हुआ कि भारत में 1857 की क्रांति हो गई, और क्रांति की वजह से अंग्रेजों को भारत की ओर भी देखना पड़ा। अंग्रेज जो सेना थी, अंग्रेज अधिकारी थे, वो भारत की तरफ भी चिंतित हो गए। तो जो युद्ध चीन के साथ हो रहा था उसमें थोड़ा सा गतिरोध आ गया। लेकिन 1858 आते आते चीन के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं ने तेज अभियान किया और चीन की राजधानी पीकिंग तक पहुंच गए। चीन की राजधानी पीकिंग तक सेनाएं पहुंच गई। चीन का जो सम्राट था मांचू वंश का, मांचू वंश का शासक जो चीन का था, परिस्थिति इतनी हुई कि उसे राजधानी छोड़ना पड़ा। वो राजधानी छोड़ करके कहाँ चला गया? जेहोल चला गया। और फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश सेनाओं ने पीकिंग में जो राजा का ग्रीष्मकालीन महल था उसको जला के खाक कर दिया। पीकिंग पर इन दोनों सेनाओं ने अधिकार कर लिया। इस घटना से चीन पर पूरी तरह से अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं का अधिकार स्थापित हो गया। अमेरिका और रूस, ये दो देश ऐसे थे जो इस युद्ध को शांत करना चाहते थे। वो चीन के साथ शत्रुतापूर्ण कार्यवाही में शामिल नहीं थे, लेकिन वो ब्रिटिश और फ्रांस के साथ चीन की सुलह समझौता कराना चाहते थे, संधि कराना चाहते थे। शांतिपूर्ण कार्य में रूस और अमेरिका भी ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दे रहे थे। सम्राट ने देखा कि राजधानी से के उसके ग्रीष्मकालीन महल को जला दिया गया। कुछ दिन तक तो युद्ध चला, लेकिन 1860 में अंत में चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, जिसमें रूस और अमेरिका भी पहल कर रहे थे, एक समझौता हुआ। ये देखिए, एक स्थान है, एक नगर है टिंटसिन। टिंटसिन पीकिंग के पास एक नगर है। ये देखिए, टिंटसिन में एक समझौता हुआ। कब? 1860 में टिंटसिन की संधि हुई और इस संधि में जो शर्तें निश्चित की हुई गई उसका अप्रूवल
सम्राट के द्वारा होना था, पेकिंग के द्वारा होना था, वो अप्रूवल तुरंत नहीं हुआ, तो इसकी वजह से सरकार पर फिर दबाव बनाया गया और अंत में जो चीन का सम्राट था उसने उन सारी शर्तों को मान्यता प्रदान कर दी। तो टिनसिन की संधि में क्या शर्तें निश्चित की गई, आइए उसको अब आइए देखते हैं कि टिनसिन की संधि की शर्तें क्या थी। टिनसिन की संधि ये कब हुई, 1860 में। किसके बीच, ब्रिटेन और चीन, और इसके साथ फ्रांस भी शामिल था, रूस और अमेरिका इसमें साथ दे रहे थे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। टिनसिन की संधि की शर्त में पहला क्लास था कि 11 बंदरगाह नगर ये चीन को मुक्त करने पड़े। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका ये देश इन 11 बंदरगाहों से व्यापार कर सकते हैं। 11 बंदरगाहों को चीन को खोलना पड़ा, ये देश उनसे व्यापार कर सकें, इसके लिए चीन को ये सुविधा देनी पड़ी। यही नहीं, यांगत्से कियांग नदी के अन्य 5 बंदरगाह भी इन्हें खोलने पड़े। तो 11 + 5 कुल मिला के 16 बंदरगाह ऐसे हो गए जिनको कि चीन को विदेशी व्यापार के लिए खोलना पड़ा। याद करिए, पहले नानकिंग की जो संधि हुई थी उसमें कैंटन सहित अमोय, फूचो, निगपो, संघाई ये बंदरगाह ही देने पड़े थे, लेकिन इस बार 16 बंदरगाह चीन की सरकार को विदेशियों को देने पड़े और इन 16 बंदरगाहों पर जो विदेशी नागरिक थे वो आ जा सकते थे, निवास भी कर सकते थे। ये भी क्लास था। नंबर 2, चीन को युद्ध का अपराधी माना गया और युद्ध का हर्जाना चीन $40 लाख ब्रिटेन को देगा और $20 लाख किसको देगा, फ्रांस को। मतलब चीन को $60 लाख हर्जाने के तौर पर पेमेंट करना था ब्रिटेन और फ्रांस को। इसके अतिरिक्त चीन की जो राजधानी नगर थी, राजधानी पीकिंग, वहाँ पर इन देशों के, ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका, इन देशों के राजदूत रह सकते थे। राजदूतों के निवास का अधिकार चीन को देना पड़ा कि इन देशों के राजदूत जो है राजधानी पीकिंग में रह सकते हैं। साथ ही साथ जो ये देश हैं, इन देशों के नागरिक अगर वो वैलिड पासपोर्ट रखते हैं तो वो चीन के किसी भी भाग में जा सकते हैं। नंबर 4, नागरिक, ऐसे नागरिक जो विदेशी हैं लेकिन उनके पास अगर पासपोर्ट है, तो ऐसे विदेशी नागरिक जिनके पास पासपोर्ट है तो वो चीन के भीतरी भाग में भी जा सकते हैं। भीतरी भाग में उनको अनुमति दी गई। ओके। नंबर 5 संधि की शर्त में ये देखिए, यह है हांगकांग। हांगकांग के पास यहाँ मुख्य स्थल पर एक नगर था, कोलून। ये नगर चीन को ब्रिटेन को देना पड़ा। याद रखिए, हांगकांग का बंदरगाह, हांगकांग का द्वीप ब्रिटेन को नानकिंग की संधि के द्वारा पहले ही मिल चुका था 1842 में।
जो मुख्य स्थल खंड पर दूसरा नगर था कोलून, ये भी चीन को, ब्रिटेन को देना पड़ा और ब्रिटेन ने इसको भी 1997 में स्वतंत्र किया। तो कोलून बंदरगाह जो नगर था, कोलून किसको देना पड़ा? चीन को, ब्रिटेन को देना पड़ा। चीन ने कोलून शहर ब्रिटेन को दे दिया। नेक्स्ट, जिसकी वजह से दूसरा अफीम युद्ध इसको कहा जाता है। ये तो सब चीज़ें टेरिटोरियल क्षेत्र थे। इस संधि में भी अफीम का एक बड़ा मुद्दा था और वो मुद्दा जो अफीम का व्यापार था, इसको इस संधि के द्वारा वैधता प्रदान कर दी गई, वैधता दे दी गई। इस संधि में कहा गया कि जो ये विदेशी शक्तियां हैं, रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये चीन के साथ अफीम का व्यापार कर सकते हैं। मतलब अफीम जो प्रतिबंधित था, अफीम के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया गया, अफीम के व्यापार को वैधता प्रदान की गई, उसके लिए एक निश्चित कर देकर व्यापार की अनुमति दे दी गई। तो इस प्रकार इस संधि में अफीम की एक शर्त ये जोड़ दी गई और अफीम का व्यापार मुक्त कर दिया गया। 7वां पॉइंट, फ्रांस शामिल हुआ था क्योंकि उसके पादरी अगस्टे चिपड़ीलेन की हत्या की गई थी। फ्रांस सम्राट था नेपोलियन III, वो रोमन कैथोलिक चर्च का बड़ा विश्वस्त शासक था, उनकी मदद करता था। उसने इस संधि में एक शर्त रखी कि चीन में ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार है, ईसाई धर्म का प्रचार, इसकी अनुमति। चीन में ईसाई धर्म का प्रचार पादरी करेंगे, उनको किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होगा और चीन की सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। चीन की सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि ईसाई धर्म के पादरियों की यथासंभव सुरक्षा की जाएगी। तो चीन में ईसाई धर्म के प्रचार को भी छूट मिल गई। तो ये सारी शर्तें टिनसिन की संधि की शर्तों के रूप में चीन को मजबूरन माननी पड़ी। और इस तरह जो ये चीन एक क्लोज्ड इकॉनमी का देश था, उसकी नीति व्यापार के क्षेत्र में द्वार बंद करके रखने की नीति थी। अब चीन को अपने व्यापारिक रास्ते खोलने पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि चीन ने इस संधि के बाद खुले द्वार की नीति अपनाई। ओपन डोर पॉलिसी। चीन की जो व्यापारिक नीति है वो खुले द्वार की नीति हो गई, क्योंकि चीन को अपने सारे बंदरगाह विदेशी नागरिकों के लिए खोलने पड़ गए, उसकी मजबूरी हो गई। ओके, तो इन संधि की शर्तों को टिप्स बाय टिप आप याद रखेंगे। सबसे पहले 11 बंदरगाह सहित यांगत्से कियांग नदी के 5 बंदरगाह भी उसको देने पड़े। युद्ध का हर्जाना 40 लाख ब्रिटेन को, $20 लाख फ्रांस को देना पड़ा। चीन की राजधानी पेकिंग में राजदूतों के निवास की अनुमति देनी पड़ी और ऐसे विदेशी नागरिक जिनके पास वैलिड पासपोर्ट है उनको कहीं भी चीन में आने जाने की छूट देनी पड़ी। कोलून जो मुख्य स्थल पर स्थित नगर था हांगकांग के पास, उसको चीन को, ब्रिटेन को देना पड़ा। अफीम के व्यापार को वैधता प्रदान कर दी गई। अफीम का व्यापार विदेशी शक्तियाँ चीन के साथ कर सकती थी, बदले में उसको एक निश्चित मात्रा में कर देना होता था और चीन में ईसाई धर्म के प्रचार की छूट दी गई। अब मुझे आशा है कि सारे बिंदु आपको क्लियर हो गए होंगे। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करके सहयोग भी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।